और इनपुट जो देखा गया वो टेक्नोलॉजी का इनपुट था। तकनीक ने और नए फॉन्ट्स के आने के बाद में ये संभव हुआ कि हम हिंदी और भारतीय भाषाओं को बड़े पैमाने पे संप्रेषित कर सकें और हिंदी के सामने जो वैश्विक भाषा बनने का और भारतीय भाषाओं के सामने भी जो एक बड़ा संभावना खुली हुई है उसका दोहन कर सकें। लेकिन 3 मूल अवधारणाएं जिनके बारे में बात करके मैं कला पर कुछ देर अपनी बात रखूंगा। हमें हर समय ऐसा लगता था कि जो लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं पूरे देश में, लिटरेचर फेस्टिवल उसके पहले जो हो रहे थे, उनमें एक अजीब किस्म का एलिटिज्म, अंग्रेजियत या ऐसी प्रभाव ज़्यादा देखने मिलते थे। राजेश व्यास इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो पहली तो भावना ये थी कि हम हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रमोशन के लिए काम शुरू करें और उसके माध्यम से जो वैश्विक संस्कृति, भारतीय संस्कृति की का प्रचार प्रसार हो सकता है उसका काम शुरू करें। इससे जुड़ा हुआ सवाल ये था कि हिंदी का प्रचार प्रसार तब तक नहीं होगा जब तक कि अन्य भारतीय भाषाओं का भी नहीं होता। तो सम्मान सारी भारतीय भाषाओं का उनको लेकर जाने की बात, ये पहली अवधारणा विश्वरंग की है। दूसरी अवधारणा ये है कि लोक का क्या, जितनी लोक भाषाएं हैं, जो जीवन रस हमें लोक भाषाओं से मिलता था, उनको भी साहित्य में समावेशित होना चाहिए और लोक भाषाओं को जो मूल भाषाओं के खिलाफ खड़ा किया जाता है उसका विरोध होना चाहिए और लोक भाषाओं को भी समावेश हमें करना चाहिए। और तीसरी बात थी कि प्रवासी साहित्य को जिस तरह से निग्लेक्ट किया गया है उसको भी हमें देखना चाहिए। इसके साथ जुड़ी हुई एक विकास की अवधारणा भी साथ साथ आती है जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में हैं और रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो बाउंड्रीलेस विश्व की कल्पना थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को से पार करने वाला साहित्य और संस्कृति कलाओं की बात करते थे। तो एक ये बात भी थी कि प्रकृति और उसके साथ जो समन्वय को लेकर विकास होगा ये हमें साथ में रखना है। तो विकास की एक दृष्टि, भाषा को लेकर एक दृष्टि, कला साहित्य संस्कृति को लेकर एक दृष्टि, ये हमारी मूल कुछ बातें थी। और जैसे मैंने कहा कि ये भी महसूस किया गया कि अब ये संभावना बनी है कि टेक्नोलॉजी ने और ऑडियो विजुअल मीडियम ने और अब एआई ने इतना सारा संभावनाओं को पैदा किया है कि हमें ट्रांस बॉर्डर बहुत सारा काम करने की जगह मिलती है। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि पहली बार में ही लगभग 15 देश इस अवधारणा को स्वीकार करके आए। कोविड ने हमें ये सिखाया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है, तो 30-35 देश शामिल हुए और बाद में आज मैं देखता हूँ कि 70 देश विश्वरंग में शामिल हैं। लगभग 150 ऐसे विश्वविद्यालय हैं पूरे विश्व में, 150 विश्वविद्यालय हैं जो कि हिंदी पढ़ाते हैं और भारतीय भाषाएं पढ़ाते हैं। और भारत को लेके एक तरह का उत्साह मुझे बहुत सारे कला केंद्रों में देखने मिलता है। हम जब साहित्य की बात कर रहे थे और ये कहते थे कि युवा कलाकारों को, युवा कवियों को, युवा साहित्यकारों को जगह देने का काम बड़े आलोचक नहीं करते हैं, ऐसे ही समय में भौमिक जी बीच में आते हैं। हमारी कोर कमेटी के 4 लोग यहाँ हैं, भौमिक जी हैं, मंडलोई जी हैं, अरविंद सामने बैठे हैं। तो ये बात भी महसूस की गई कि पेंटिंग में भी यही हाल है। अच्छा, आप देखेंगे कि लगभग हर जगह यही हाल। पेंटिंग में छोटे शहरों के पेंटर्स, छोटे शहरों के कलाकार कहाँ बड़ी गैलरी में जगह पाते हैं। और भौमिक जी ने इस बात को बहुत शिद्दत से रखा कि देखिए, हमें इनको ऊर्जास्वित करने का, इनको एक्टिवेट करने का, इनको प्लेटफॉर्म देने का काम करना चाहिए। तो एक और तो हमने युवाओं को शामिल करने का काम साहित्य और कलाओं में किया और दूसरी ओर पेंटिंग में भी, चित्रकला में भी ये काम किया गया। पहले ही कॉल पर 19 में शायद 1500 के आसपास 1500 पेंटर्स, युवा पेंटर्स की पेंटिंग्स आई। एक बड़ी जूरी का गठन किया गया और हम लोगों ने 100 पेंटिंग्स का एग्जीबिशन भी लगाया। उसके साथ साथ 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी देना शुरू किया। और ऐसा लगा मुझे कि जैसा साहित्य में है वैसा ही चित्रकला में और कलाओं में भी है। तो ये बात सबसे पहले सामने आई कि हमको युवा कलाकारों को शामिल करना है। और अब तो लगभग हर वर्ष 1000 कलाकारों के आसपास पेंटिंग्स आती हैं
हम चयन करते हैं, उन पर चर्चाएँ करवाते हैं, सेमिनार करवाते हैं, पब्लिश करते हैं। आपने देखा ये फिल्म में कि ये बातें होती हैं। दूसरा, जब युवाओं को शामिल करने की बात होती है तो उनकी वैचारिकता को भी नहीं भूलना है। तो एक सेमिनार शुरू किया गया और ये हर वर्ष होता है स्त्री रचनात्मकता पर, भारतीय ज्ञान परंपरा पर, भारतीय कला परंपरा पर, ऐसे अलग अलग विषयों पर सेमिनार होते हैं, उनको भी हम पब्लिश करते हैं। और ऐसे ही कुछ सेमिनारों के दौरान ये बात भी निकली, और उसमें एक बात, मैं स्पेन गया था हाल में, तो मौमिक जी ने कहा कि आप ये म्यूजियम्स ज़रूर देख के आइएगा। तो हम बच्चे भी साथ में थे, बच्चों को लेके गया था। तो वहाँ से लौट के ये सवाल उठा कि साहब हमारे यहाँ के जो पेंटर्स हैं, ये हमारे यहाँ के जो पेंटर, उनको लेके ऐसे म्यूजियम क्यों नहीं? आपने शायद किसी ने साल्वाडोर डाली का जिक्र किया। तो स्पेन के जो म्यूजियम्स हैं, जिस गंभीरता के साथ वो अपनी कला की चिंता करते हैं, जिस गंभीरता के साथ वो डिस्प्ले करते हैं, जिससे चर्चा और विमर्श होता है। भोपाल में हालांकि भारत भवन है, आपके यहाँ भी बहुत अच्छा म्यूजियम, अभी बिहार म्यूजियम अंजनी बाबू ने कहा है कि मैं देखूँ ज़रूर। भारत में भी हैं, लेकिन कला को लेकर या चित्रकला को लेकर आपके पेंटर्स उस तरह से नहीं आपको देखने मिलते। तो ये बात उठी कि क्या हम मोनोग्राफ्स के बारे में सोचें। साइंटिस्ट पर मोनोग्राफ रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय बनाता है, कलाकारों को भी बनाता है, अपने साहित्यकारों को भी बनाता है, लेकिन ये बात उठी कि क्या हम अपने जो ऐसे फॉरगॉटन हीरोज़ हैं उनके ऊपर भी, जिनके बारे में मेन स्ट्रीम में चर्चा नहीं होती, उन पर करें। तो आपने जिक्र किया, हम रामचंद्रन के यहाँ गए तो रामचंद्रन लगभग 1.5-2 घंटे हमें बिठाए रखा। उन्हें हमें दक्षिण भारतीय व्यंजन प्रस्तुत किए और ये बात कहते रहे कि ये सबसे अच्छा है कि मेरी चित्रकला को आपने हिंदी में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये किताब पूरे देश में जाए। और मैं अफजल के बारे में आपको बताता हूँ। अफजल की फैमिली देवास में थी जब ये मोनोग्राफ पब्लिश हो गया। तो अफजल की फैमिली मुझसे मिलने भोपाल आई। उनकी बेटी कुछ अलग तरह का छापा कला करती है। उनके भाई लगभग बात करते करते मुझसे रोने लगे। उनकी बेटी ने कहा कि ये काम मेरे पिता के बारे में किसी ने नहीं किया, और बहुत ही भावुक क्षण था जब अफजल के फैमिली मुझसे मिलने लगे। तो सोचिए कि किस तरह की ट्रीटमेंट हमने अपने हीरोज़ के साथ, जो कला के हीरोज़ हैं, हमारे जो युवा कलाकार हैं, हम कैसा संचार उनको दे रहे हैं, ये देखने की बहुत ज़रूरत है। विश्वरंग कोशिश करता है कि हम एक संवेदनात्मक विश्व बनाएं, एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण करें जो कलाकारों की कम्युनिटी है, जो देश के विकास के बारे में अलग तरह से सोचती है और जो अलग तरह से अपना कंट्रीब्यूशन भी करना चाहती है, जो भाषा के बारे में संवेदनात्मक दृष्टि से सोचती है, जो बोलियों को अलग नहीं करती है। कैसी तो रुक्ष किस्म की हिंदी हमने बना ली, कैसी तो अपनी भाषाओं में से रस हमने गायब कर दिया है, कैसी तो हम कविता लिखते हैं। तो कैसी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। हमारे रंगों को, हमारी प्रकृति को, हमारे जीवन को वापस हमारी कलाओं में लौटना है। विश्वरंग का मेन आधार है, इसी के आधार पर हम काम भी करते हैं। प्रवासी भारतीयों को लेकर बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। प्रवासी भारतीयों को लेके भी हमारा ट्रीटमेंट लगभग वैसा ही है। हम ये देख ही नहीं पाते कि वो कैसे अपनी कला और संस्कृति को बाहर विदेशों में फैला रहे हैं। कम से कम नोस्टाल्जिया की बात करते हैं, नोस्टाल्जिया भी है, कोई बुरा नहीं है। नोस्टाल्जिया राष्ट्र के प्रति प्रेम के बारे में अगर है तो कोई बुरा नहीं है। आप उनके साहित्य को देख ही नहीं रहे। वहाँ भी सुषमा बेदी थी, वहाँ भी अपना शर्मा जी हैं, जितेंद्र शर्मा जी हैं, वहाँ भी हंसादीप हैं, वहाँ भी बड़े लेखक। तो एक बार दोबारा पूरी रचनात्मक विश्व को अपने में समेटते हुए और एक नई दृष्टि पैदा करने का काम विश्वरंग कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग कुछ काम चित्रकला के क्षेत्र में कर पाए। अफजल के बारे में, नैनसुख के बारे में, रामचंद्रन के बारे में, स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर को। अच्छा देखिए, आप पटना, बिहार और उड़ीसा और बंगाल से थोड़ा बाहर निकलिए, हिंदी राज्यों में रविन्द्रनाथ ठाकुर को की चित्रकला को लगभग नहीं पहचाना जाता, लगभग नहीं पहचाना। उनकी कविता जानी जाती है, उनके नाटक जाने जाते हैं, उनकी कला के बारे में, लेकिन भौमिक जी को स्टेज आता है कि उन्होंने एक बड़ा काम रविन्द्रनाथ ठाकुर के कंपाइलेशन को लेके किया। एक बार उनके लिए भी ताली बजनी चाहिए।
मैं खुद शांति निकेतन गया, हमने उनके आर्काइव में से ये 100 पेंटिंग जो चुनी है। और अच्छा, डिबेट्स का भी, डिबेट्स का देखिए हम एक फ्रंट रो सीधे रागमाला पेंटिंग्स से तक रहते हैं, उसके बाद सीधे हम प्रोग्रेसिव स्कूल की तरफ आ जाते हैं। भाई भारत में जो मॉडर्निस्ट स्कूल है जिसकी बात वो आजकल प्रेजेंटेशन करते हैं मौमिक जी, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर और अमृता शेरगिल को सामने रख के वो करते हैं, लेकिन एक कंटिन्यूटी जो होती है कला के क्षेत्र में, ऐसी बातचीत कम से कम भोपाल में भारत भवन में सारा जो है वो प्रोग्रेसिव स्कूल से बातचीत शुरू होती है। तो उसके पहले क्या और उसके पहले क्या, और रागमाला पेंटिंग का साहित्य से क्या संबंध है और साहित्य का संगीत से क्या संबंध है। कुल मिला के तो एक ऐसी दृष्टि थी हमारे देश में जहाँ की भक्ति आंदोलन के कवि ऊपर लिखते थे कि आप इस राग में कविता होनी है, और उसके ऊपर एक पेंटिंग बनती थी जिसमें कि आप देखते थे कि चित्रकला का कविता से संबंध है। तो ये जो अंतर संबंध थे इनको हमने तोड़ लिया, इनको तोड़ लिया तो हमारी दृष्टि में भी उस तरह का एक उत्तर आधुनिक किस्म का संबंध विच्छेद पैदा हो गया है, और उसको दोबारा रिप्लेस करने की जरूरत। भारतीय दृष्टि का मतलब